नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सभी को। मैं टिकंदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था कि राजस्थान की ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं, यानी राजस्थान में जो चैल्कोलिथिक सभ्यताएं थी उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और अपन ने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया था और अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपकी जोधपुरा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में। उसमें थोड़ा बहुत अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे नई सभ्यता, वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अक्सर इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन ने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो गणेश्वर सभ्यता है, जो नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है और कांतली नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की इस सभ्यता की खोज किसने की? 1977 में आपके रतन चंद्र अग्रवाल ने की और इस सभ्यता को प्रकाशन में लाया। इस पर विस्तृत उत्खनन करने का कार्य आपके विजय कुमार ने किया और उन्होंने 1978 से लेकर 1989 तक क्या किया? एक लंबे स्तर पर क्या किया? उत्खनन कार्य किया और यहां से ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं के अवशेष खोज निकाले, जिससे अपन को यह भी पता चला कि ये कार्बन डेटिंग के आधार पर भारत की सबसे पुरानी ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसी कारण विजय कुमार ने इसको भारत में ताम्रपाषाणिक स्थलों में क्या कहा है? प्राचीन कहा है। और इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी ताम्र संस्कृतियों की क्या कहा है? जननी कहा है। तो देखते हैं अपन एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो गणेश्वर सभ्यता स्थित कहाँ है? तो कहां पर स्थित है? नीम का थाना, नीम का थाना सीकर। कहां स्थित है? नीम का थाना सीकर स्थित है। नदी कौन सी है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो ध्यान रखना, कांतली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है यह सभ्यता? कांतली नदी के तट पर स्थित है। और इस सभ्यता की खोज किसने की? रत्न चंद्र अग्रवाल ने की। किसने की? आरसी अग्रवाल भी बोल सकते हो, आपको शॉर्ट में अगर आरसी अग्रवाल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अपन रतन चंद्र अग्रवाल ध्यान रखेंगे। रतन चंद्र अग्रवाल ने कब की? 1977 ईस्वी में इसकी खोज की। और रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता पर प्रकाश डाला। ठीक है, ये दो पॉइंट याद होनी चाहिए। इस सभ्यता का विस्तृत उत्खनन करने का कार्य किसने किया? उत्खनन किसने किया? तो विजय कुमार ने किया। किसने किया? विजय कुमार ने क्या किया? कब से? 1978 से 89 तक। कब तक किया? 1978 से 89 तक एक लंबे टाइम पीरियड में क्या किया? एक विस्तृत उत्खनन किया, डिटेल उत्खनन कार्य किया। ठीक है, अब देखिए इसकी जो तिथि है गणेश्वर सभ्यता की, क्या तिथि भाई, ये कब की है? तो ध्यान रखना, डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन डेटिंग विधि, यानी जिसको अपन C14 विधि कहते हैं, उस विधि के आधार पर आपकी गणेश्वर सभ्यता की समय अवधि कब कितनी पुरानी निकली है? 2800 ईसा पूर्व पुरानी निकली है। तो मैं कह सकता हूं गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रपाषाणिक स्थल है, यहां से क्या उनसे तिथि मिली है? 2800 ईसा पूर्व। किसने निकाली ये तिथि? किसके अनुसार? ही डीपी अग्रवाल, ये धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार ने कार्बन, यानी मैं C14 विधि के आधार पर लिख सकता हूं यहां पर शॉर्ट में, अग्रवाल ने C14 के आधार पर माना। क्या डेटिंग मानी गई इसकी?
2800 ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, अब इस जो कार्बन डेटिंग से जो आपकी डेट निकल कर आई है, उस डेट से अपन अन्य जो ताम्र पाषाणिक स्थल है उनसे तुलना करके देखते हैं, तो अपन को पता चलता है कि उन सभी स्थलों से जो भारत में जो ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, उन सभी स्थलों से सबसे पुरानी ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा निकला है? ये आपका गणेश्वर निकला है। और जो ताम्र पाषाणिक स्थल है उनकी सभ्यताओं की डेट क्या आ गई है? कम है, लेकिन इसकी क्या निकली है? 2800 ईसा पूर्व निकली है। और जो सभ्यताएं थी उनकी 2000 से नीचे की है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो स्थल है वो कब तक जाता है? ये जाता है पूर्व हड़प्पा काल तक, यानी हड़प्पा के जो विकसित टाइम पीरियड स्टार्ट होता उससे पहले तक जाता है। इस कारण इसको अपन पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता को क्या कह सकते हैं अपन? यह स्थल पूर्व हड़प्पा कालीन क्या है? ये स्थल कैसा है? पूर्व हड़प्पा कालीन है। कैसा है? पूर्व हड़प्पा कालीन है, यानी यहां से पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कह सकता हूं कि जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी, उसके समकालीन सभ्यता कौन सी अस्तित्व में थी? आपकी ताम्र पाषाणिक, तो गणेश्वर सभ्यता थी। इसलिए मैंने इसको पूर्व, इसका टाइम पीरियड पूर्व हड़प्पा काल तक जाता है, इसलिए मैंने इसको पूर्व हड़प्पा कालीन या विद्वानों ने पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल भी कहा है। और देखिए, भारत के सभी ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल होने के कारण विजय कुमार ने इसे ताम्र सभ्यताओं, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, और लिख देता हूं इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। किसने कहा है? विजय कुमार ने। किसने? विजय कुमार ने क्या कहा है? गणेश्वर को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा है? जननी कहा है। क्या कहा है? जननी कहा है, मदर कहा है। यानी कह सकते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल है। इसी सभ्यता के कारण भारत की अन्य ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं का क्या हुआ? विकास हुआ। किस आधार पर? इस पर, क्योंकि सबसे पुराना स्थल यही है। इसी कारण विजय कुमार ने इसको भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा है? जननी कहा है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस विद्वान ने गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा है? जननी कहा है। तो विजय कुमार ने कहा है। विजय कुमार कौन था? इसने विस्तृत उत्खनन कार्य किया। विस्तृत उत्खनन करने का कार्य किसने किया? विजय कुमार ने। तो आपसे यह भी पूछा सकता है, गणेश्वर सभ्यता से जुड़े दो विद्वान कौन से हैं जिन्होंने बड़े स्तर खोज उत्खनन का कार्य किया? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने रहे। खोज कब की गई? 1977 ईस्वी में खोज की गई, और सर्वप्रथम प्रकाश डाला रतन चंद्र अग्रवाल ने, और विस्तृत उत्खनन किसने किया? विजय कुमार ने किया। अब जो ये स्थल है, ये अपन मोटे मोटे 3 पॉइंट और लिख सकते हैं कि एक तो ये सबसे पुराना, मैं कह सकता हूं इसकी मुख्य विशेषता क्या रही होगी? एक तो ये पूर्व हड़प्पा कालीन है। कैसा है? पूर्व हड़प्पा कालीन है। भारत का सबसे प्राचीन
ताम्र पाषाणिक स्थल, ठीक है। सबसे प्राचीन क्या है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। पाषाणिक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ की जो 3 स्तर थे, यहाँ पे उत्खनन में 3 कालखंडों का पता चला है। जो प्रारंभिक कालखंड था उससे सूक्ष्म पाषाण औजार और आखिर जीवन का पता चलता है। द्वितीय कालखंड था उसमें कुछ तांबे के औजारों के साथ साथ पाषाण औजारों भी पता चलता है। और जो तीसरा कालखंड था वो प्योर रूप से कैसा था? आपका ताम्र कालखंड था, जिससे क्या पता चला है? एक बहुत सारे औजारों के भंडारों का पता चला है। इस स्थल से देखिए, गणेश्वर के स्थल से यहां से लगभग 2000 ताम्र औजार मिले हैं। इस कारण यानी मैं कह सकता हूं इतनी बड़ी मात्रा में, कितने 2000 ताम्र उपकरण मिले हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं ताम्र संचयी संस्कृति? कि यहां से लगभग 2000 के करीब इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में क्या मिले हैं? ताम्र आयुध उपकरण या विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं। इस कारण इसको ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। मैंने पहले कहा है, संचय का मतलब है बड़ी मात्रा में एक धातु से बने औजार मिलना, तो उसे क्या कहते हैं? अपन संचय कहते हैं। तो ये तांबे के इतने बड़े औजार मिलेगा, इसे क्या कहा गया? ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया। तो हड़प्पा के देखो उपनाम के तौर पर अपन कह सकते हैं कि पूर्व हड़प्पा कालीन भारत का सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणिक स्थल, और विजय कुमार ने इसे भारत की ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा है? जननी कहा है। ठीक है, ये इस प्रकार एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। देखिए, और गणेश्वर से अपन को और क्या जानकारियां मिलती है। अपन ने देखा गणेश्वर का कहाँ पर ये सभ्यता है, कौन सी नदी के किनारे है। अब अपन देखेंगे गणेश्वर सभ्यता से कौन कौन से कालखंडों का पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान में, कालीबंगा के बाद में इसी स्थल को सबसे ज्यादा, और बांगौर को और आहड़ को, इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये आपको डिटेल से पता होने चाहिए। तो देखिए, जो गणेश्वर सभ्यता है, अब मैंने बताया कि लगभग यहाँ से 2000 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए वस्तुएं कह सकते हैं अपन। तो लगभग 2000 ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई है। अभी ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई है लगभग कितनी? 2000 ताम्र वस्तुएं। इन वस्तुओं में है कौन कौन सी? ज्यादातर मोटी मोटी क्या चीज देखी गई है? तो क्या देखा गया है? कुल्हाड़ियां क्या मिली है अपन को? कुल्हाड़ियां मिली हैं, भाले मिले हैं, तीर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा सुई, मछली पकड़ने के कांटे, ताम्र चूड़ियां मिली हैं, वह अन्य आभूषण मिले हैं। ये कुछ चीजें मिली हैं जिनमें कुल्हाड़ियां हैं, भाले हैं, तीर है, सुइया है, मछली पकड़ने के कांटे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सुई भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूड़ियां और आभूषण क्या मिले हैं? यहां से विभिन्न प्रकार के ताम्र वस्तुएं मिली है, जिनमें मुख्य वस्तुएं ये है आपकी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो ताम्र वस्तुएं थी, ध्यान रखना, ये 2000, इनमें 99% तांबा देखा गया। क्या? 99% तांबा, यानी मैं कह सकता हूं इनमें किसी अन्य धातु का मिश्रण नहीं था। इन वस्तुओं में
अन्य किसी धातु का मिश्रण नहीं था। क्या नहीं था? इन वस्तुओं में अन्य किसी भी धातु का मिश्रण नहीं था। इनमें 99% क्या देखा गया? तांबा देखा गया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का वह कौन सा ताम्रयुगीन स्थल है जहां से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में 99% तांबा देखा गया है? तो आप कंफ्यूज मत होना, भारत में राजस्थान में और भी ताम्रयुगीन या ताम्र पाषाणिक स्थल है, लेकिन उनमें इतनी शुद्धता में तांबा नहीं पाया गया है जितनी शुद्धता में यहाँ पर गणेश्वर से देखा गया है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि तांबे की जो वस्तुएं बनाई जाती थी, संभवतः इनका क्या किया जाता था? हड़प्पा वासियों के साथ इनका क्या था? व्यापारिक संबंध था। ये क्या करते थे? हड़प्पा वासियों को ताम्र वस्तुएं देते थे और वहां से कुछ खाद्य वस्तुएं या उनके इन वस्तुओं के बदले में अन्य वस्तुएं प्राप्त करते थे। किससे? हड़प्पा के साथ इनके व्यापारिक संबंध होने के। अब देखिए, इसके अलावा मध्य एशिया से और ईरान से यहाँ से भी इनके संबंध होने का पता चलता है, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा। अपन देखते हैं कि जो हड़प्पा यह गणेश्वर सभ्यता है, इससे 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। तो इस स्थल से 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। कितने सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है? 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। तो आपसे हो सकता है वो पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता से कितने सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है? तो 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। बांगोर से भी इसी प्रकार के 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चला है। बांगोर से अपन ने पढ़ा, बांगोर से एक तो आपका सबसे पहले मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद में ताम्र पाषाण कालीन स्थल, फिर उसके बाद में लोह कालीन, 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। तो इस प्रकार इन चरणों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्थल से कितने सांस्कृतिक चरणों का पता चला है या कौन कौन सी सांस्कृतिक या सभ्यताओं का पता चला है। तो 3 सांस्कृतिक चरण कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, पहला सांस्कृतिक चरण है आपका कालखंड पृष्ठ। कालखंड पृष्ठ है, उसका समय है लगभग 3800 ईसा पूर्व तक जाता है। कब तक जाता है? 3800 ईसा पूर्व में। कालखंड 2 यानी सांस्कृतिक चरण 2, ये कब तक जाता है? 2800 ईसा पूर्व तक जाता है। क्योंकि देखिए, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कब से ताम्र पाषाण औजार इस्तेमाल किए जाने लगे। और कालखंड 3 में कौन से सांस्कृतिक चरण का पता चलता है? ये तीसरे सांस्कृतिक चरण का पता चलता है, जो कितना पुराना है? 2000 ईसा पूर्व का है। इस प्रकार गणेश्वर से 3 सांस्कृतिक या 3 कालखंडों का पता चलता है। कब कब का? एक तो 3800 ईसा पूर्व के समय का, एक आपका 2800 ईसा पूर्व के समय का, और एक आपका 2000 ईसा पूर्व का समय। ध्यान रखना, ये जो चरण है ये आखेट समुदाय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आखेट समुदाय को। ठीक है, आखेट समुदाय का मतलब आखेट समुदाय के साथ साथ यहाँ पर क्या मिले हैं? सूक्ष्म पाषाण उपकरण। वैसे अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी आखेट समुदाय को, तो मैं कह सकता हूँ ये मध्य पाषाण काल को भी दर्शाता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ मध्य पाषाण काल। ठीक है, जहां पर भी सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण उपकरणों की बात होती है तो वो मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, ये कालखंड किसको दर्शाता है? ये ताम्र पाषाण दोनों को दर्शाता है, ताम्र पाषाण। ठीक है, यानी तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल, यानी कुछ वस्तुएं मिली है तांबे की, तो वो भी अपन देखेंगे कौन सी मिली है। और यहां से ताम्र वस्तुएं मिली है। केवल इसी स्तर से क्या देखी गई है? ताम्र वस्तुएं, जो भी बड़ी मात्रा में देखी गई है। एक यहाँ पर तो ज्यादा नहीं, लगभग 10 एक ऐसी ताम्र वस्तुएं दिखाई देती है जिनसे पर पता चलता है कि इस समय तक मनुष्य ने आते आते क्या किया? पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अब ये सभ्यता ताम्र उपकरण का इस्तेमाल 2800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है इस स्थल से। तो ये पता चलता है कि ये पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति से संबंधित है, क्योंकि यहां से हड़प्पाकालीन संबंधित कुछ अन्य प्रमाण भी नजर आते हैं। इस कारण ध्यान रखना, ये समय आपका किसका संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित
माना गया है। इस प्रकार ये 3 कार्बन डेटिंग विधियां हैं, 3 कार्बन डेटिंग हैं जिनसे अपन को अलग अलग सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। देखिए अपन अब एक एक कालखंड को पढ़ते हैं तो इनमें क्या क्या अपन को प्रमाण मिले हैं। ये तो अपन ने पढ़ा है, केवल 3 सांस्कृतिक चरणों का डिवीजन किया है अभी। देखिए अपन पढ़ेंगे सभ्यताओं को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि अपन को उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए गणेश्वर सभ्यता, इसके 3 कालखंड थे। जो पहला कालखंड था, कालखंड फर्स्ट, जो कालखंड फर्स्ट है वो ये देखिए ये कब का है, एक तो 3800 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इस कालखंड से अपन को क्या क्या जानकारी मिली है तो देखिए एक एक करके देखते अपन। तो पहला तो यहां से अपन को आखेट संग्राहक समुदाय की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आखेट संग्राहक समुदाय की जानकारी मिलती है। आखेट संग्राहक मतलब इस स्तर का मनुष्य क्या करता था? आखेट से अपने क्या करता था? भरण पोषण करता था, यानी शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। ठीक है, इसी स्तर से और क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण। क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो स्तर है ये किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और इस स्तर से क्या मिले हैं? पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। क्या मिली है? पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। वो भी कैसी? जंगली पशु। कैसे पशु? जंगली पशु। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि पशुओं की जंगली पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। इसका मतलब ये जो समुदाय था यहां पर जो इस समय निवास कर रहा था वो क्या करता था? पशुओं को, जानवरों को मारकर उनको जलाकर खाता था। यानी जलाने का मतलब उनको पकाकर खाता था, आग में पकाकर खाता था। इसका मतलब ये समुदाय कैसा था? आखेट संग्राहक समुदाय था। ठीक है, इस समय का मनुष्य के कोई आवास नहीं मिले हैं क्योंकि इस समय का मनुष्य कोई आवास में नहीं बल्कि गुफाओं के अंदर इनमें निवास करता था। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से आखेट संग्राहक समुदाय की जानकारी मिलती है और लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं जो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली है। अब आता है कालखंड 2। कालखंड 2 कब का है? कालखंड 2 है आपका 2800 ईसा पूर्व का। इस कालखंड से अपन को क्या पता चलता है कि इस स्तर से सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरणों के साथ मनुष्य ने ताम्र उपकरणों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या क्या उसने सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ क्या करना प्रारंभ कर दिया? यह आपके ताम्र उपकरणों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। किस स्तर से? कालखंड 2 से। कौन कौन से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए? तो यहां से देखिए 5 तो तिराग्र मिले हैं। तिराग्र 5 तो कितने मिले? 5 तो तिराग्र मिले हैं। जो तीर का अगला वाला भाग होता है ना तांबे का बना हुआ, तो 5 तो तांबे के बने हुए तिराग्र मिले हैं। 3 आपके मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। एक आपका क्या मिला है? आपका भालाग्र मिला है। ये भाले का अगला भाग मिला है तांबे का बना हुआ। एक क्या मिला है? एक सुआ मिला है। ठीक है, ये कुछ ताम्र वस्तुएं थी जो इस स्तर से मिली है। 5 तिराग्र, 3 मछली पकड़ने कांटे, एक भालाग्र, एक
सुआ। तो लगभग 10 पाषाण तो जो ताम्र उपकरण मिले हैं किस स्तर से, आपके द्वितीय कालखंड से। द्वितीय कालखंड का जो मनुष्य था, ये चीज ध्यान रखना, द्वितीय कालखंड का मनुष्य ने क्या किए, निवास करने के लिए गोल झोपड़ियां बनाई। क्या बनाई, गोल झोपड़ियों के प्रमाण क्या मिले यहां से, गोल झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। इस स्तर का मनुष्य क्या करता था, निवास करने के लिए आवासों का निर्माण प्रारंभ कर दिया, वो भी कैसी, झोपड़ियों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, वो भी कैसी, गोल प्रकार की झोपड़ियां बनानी प्रारंभ कर दी। अब ध्यान रखना, इस कालखंड 2 से पूर्व हड़प्पा व हड़प्पा कालीन मृत भांडों के समान समानता रखने वाले मृत भांड पाए गए हैं। इसी स्तर से और क्या देखा गया है, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन जो विकसित हड़प्पा के लोग जिन प्रकार के मर्दभांडों का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार के कुछ मर्दभांड कहां से मिले हैं, इसी स्तर से देखे गए हैं। उनसे समानता रखने वाले कुछ मर्दभांड किससे स्तर से देखे गए हैं, आपके कालखंड 2 से देखे गए, 2800 ईसा पूर्व से देखे गए। इसी कारण कुछ विद्वान इसको पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति से संबंधित भी बताते हैं। यानी कहने का मतलब इस कालखंड के लोगों का पूर्व हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के लोगों के साथ क्या था, कोई संबंध रहा है, या उनके साथ कोई ट्रेडिंग का हो या चाहे कोई और प्रकार का संबंध हो, लेकिन इस कालखंड से उनका क्या रहा है, हड़प्पा कालीन लोगों से क्या रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहा है। तो कालखंड 2 फर्स्ट और कालखंड 2 से ये जानकारियां मिलती है अपन को मोटी मोटी, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कालखंड 3, एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखिए अब पढ़ते हैं कालखंड 3 के बारे में। अपन ने जो 2 कालखंड पढ़े हैं उन्होंने अपन ने देखा कि द्वितीय कालखंड से अपन को कुछ ताम्र वस्तुएं और उसके साथ साथ में मर्दभांड भी दिखाई देते हैं। अब देखिए कालखंड 3, अब कालखंड 3 तक आते आते मनुष्य ने क्या किया, यहाँ के मनुष्य ने ताम्र वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी और पाषाण जो उपकरण थे वो घट गए बिल्कुल ही, ठीक है। और साथ में मर्दभांड बनाए जाते थे, उनमें विविधता देखी गई, बड़ी संख्या में मर्दभांड बनाए जाने लगे। अब देखिए कालखंड 3, कालखंड 3 कब का है, 2000 ईसा पूर्व का है। तो देखिए इस कालखंड से ताम्र वस्तुओं इस कालखंड से सैकड़ों की संख्या में ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई, सैकड़ों की संख्या में क्या हुई, ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें आपके भालागर, तिरागर, कुल्हाड़ी, छेनी, इसके अलावा आपके तीर और आपके गोलियां, चूड़ियां, विभिन्न प्रकार के आभूषण, ये सब चीजें यहां से क्या हुई, प्राप्त हुई, ठीक है। और इस कालखंड का मनुष्य ने क्या किया, मर्दभांड यानी इस तरह के मर्दभांडों में भी विविधता देखी गई। अपन मर्दभांडों के बारे में इसमें अलग से पढ़ेंगे कि 6 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, वो अलग से पढ़ेंगे। तो मर्दभांडों में विविधता देखी गई, ठीक है। और यह इस समय का मनुष्य ने क्या बना दिया, पत्थर के मकान बनाना प्रारंभ, पत्थर के मकान, ध्यान रखना ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया यहां पर, ये चीज ध्यान रखना। आपसे सीधा कंफ्यूज करने के लिए निम्न में से गणेशों से संबंधित कथन को छाटिए, कौन सा गलत या कौन सा सत्य है। तो आपको देगा सीधा सीधा कि गणेश्वर से ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए, तो नहीं, यहां से पत्थरों का प्रयोग किया जाता। मकान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, यानी ईंटों का उपयोग नहीं किया गया है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर
बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए। वृद्ध बांध का निर्माण। ठीक है, जो गणेश सभ्यता जो द्वितीय कालखंड था, उस द्वितीय कालखंड में तो अपन ने क्या देखा कि मनुष्य ने क्या किया, निवास करने के लिए गोल झोपड़ियों का निर्माण किया। जो कालखंड 3 था उसने क्या किया, कालखंड 3 में आते आते मनुष्य ने क्या किया, मकान अपने पक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, वो भी किससे, पत्थर से बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया है। और बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, वृद्ध बड़े बांध का निर्माण किया। ये 2 चीजों का भी अपन को यहां से पता चलता है। यहां तक आते आते मर्दभांडों में पता चला कि यहां पर इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार के मर्दभांडों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, जिनको अपन कपि स्वर्णिम प्रकार के मर्दभांड कहते हैं। उनको अपन इसी में पढ़ेंगे। तो जो कालखंड का, यहां से देखो इन ताम्र वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या मिली है, दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन। क्या मिली यहां से, दोहरी पेचदार सिरा वाली एक पिन मिली है। ठीक है, अब इस दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन के समान पिने और कहां से मिली है, तो वो मिली है हड़प्पा की, जो आपकी पश्चिमी एशिया की जो स्थल है हड़प्पा के, उनसे भी इसी प्रकार की ताम्र पिने मिली है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा का भारत, जो मध्य एशिया की हड़प्पा के स्थल थे, उनका संबंध किससे था, आपके गणेश्वर सभ्यता से था। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य एशिया में हड़प्पा के जो स्थल है उनका संबंध किसके साथ था, गणेश्वर सभ्यता के साथ क्या था, उनका सांस्कृतिक संबंध था। वो सांस्कृतिक हो चाहे व्यापारिक हो, वो किस पद से पता चलता है आपको, यहां से मिली दोहरी पेचदार सिरा से भी पता चलता है। और किससे पता चलता है, द्वितीय कालखंड में पूर्व हड़प्पा कालीन व हड़प्पा काल के क्या मर्दभांडों के समान क्या मिले हैं, मर्दभांड दिखाई देते हैं, जो किस पर निर्मित थे, चाक पर निर्मित थे। द्वितीय कालखंड में कुछ ऐसे मर्दभांड मिले हैं जो हस्त निर्मित थे, इसके अलावा कुछ मर्दभांड ऐसे हैं जो चाक निर्मित थे। इस काल तक आते आते मर्दभांड किस पर बनाए जाने की लगे, पूर्णतः चाक निर्मित थे। क्या थे, चाक निर्मित मर्दभांड थे, जिनके कितने प्रकार के देखे गए हैं, 6 प्रकार के मर्दभांड देखे गए। ये कालखंड 3, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। अब देखिए अपन को यहां से जो मर्दभांड मिले हैं वो कैसे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मर्दभांड का इसी टॉपिक में, एक तो दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन और वृद्ध बांध और पत्थर के मकान, ये 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए मर्दभांडों में क्या महत्वपूर्ण है, तो गणेश्वर से मिले क्या, मृद भांड। ठीक है, मर्दभांड गणेश्वर से 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं। ठीक है, कितने प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, 6 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं। देखिए यहां से मिले मर्दभांडों को कपीश वर्णी मर्दभांड, यहां से मिले मर्दभांडों को क्या नाम दिया गया है, कपीश वर्णी मर्दभांड नाम दिया गया है, जिन पर काले या नीले रंग से चित्रकारी की गई है। इन मर्दभांडों में क्या क्या है, आपके प्याले, तस्तरियां और कुंडियां, ये प्रमुख मर्दभांड है, प्रमुख मर्दभांड। यहाँ आपके प्रमुख मर्दभांड में क्या क्या चीजें मिली हैं,
प्याले हैं, तस्तरियां हैं और कुंडियां हैं। ठीक है, यहां से एक विशिष्ट प्रकार का मर्तबांड मिला है। ठीक है, यहां से जो विशिष्ट प्रकार का मर्तबांड मिला है उसको रिजवर्ड स्लिप्ड मर्दभांड, यहां से एक विशिष्ट मर्दभांड मिला है। कौन सा? रिजवर्ड स्लिप मर्दभांड। एक विशिष्ट मर्दभांड मिला है, विशिष्ट सबसे अलग मर्दभांड है ये, विशिष्ट मर्दभांड। ध्यान रखना, इस प्रकार के मर्दभांड, इस रिजर्व स्लिप प्रकार के मर्दभांड केवल और केवल हड़प्पा के एक स्थल से मिले, और ना ही तो किसी ताम्रपाषाण के स्थल से मिले, ना किसी और स्थल से मिले हैं। इसी प्रकार का अन्य मर्दभांड, ध्यान रखना, इसी प्रकार के मर्दभांड केवल बनावली, जो कि हरियाणा का स्थल है, से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बनावली, हरियाणा से मिले। अन्य कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां पर रिजवर्ड स्लिप मर्दभांड मिले। क्या मिले? रिजवर्ड स्लिप मर्दभांड मिले। एक विशिष्ट मर्दभांड है। यहाँ की जो मर्दभांड थे गणेश्वर के, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कहां से मिले मर्दभांडों को कपीसवर्णी मर्दभांड कहा जाता है? तो गणेश्वर से या ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं से मिले मर्दभांडों को क्या कहा जाता है? कपीसवर्णी मर्दभांड कहा गया है। और वो भी कहां के मर्दभांडों को कहा गया है? गणेश्वर की मर्दभांडों को क्या कहा गया है? कपीसवर्णी मर्दभांड कहा गया है। जिनमें काले और नीले रंग से क्या की जाती थी? चित्रकारी देखी गई है। इनमें प्याले हैं, तस्तरियां हैं, कुंडियां हैं। क्या है? प्याले, तस्तरियां और कुंडियां प्रमुख मर्दभांड है। यहां से मिला एक विशिष्ट मर्दभांड जिसको रिजवर्ड स्लिप्ड मर्दभांड कहते हैं। ये अन्य किसी भी स्थल से नहीं मिला है, केवल और केवल कहां से मिला है? बनवाली, हरियाणा से मिला है। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये जो इस प्रकार का मर्दभांड है वो बनवाली से लोग क्या मंगवा करते थे? मंगवाते थे। ये चीजें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये गणेश्वर का मर्दभांड है। इस प्रकार जो अपनी गणेश्वर सभ्यता थी वो सभ्यता हुई कंप्लीट। आगे अपन पढ़ेंगे जो आहड़ सभ्यता है उसके बारे में। तब तक आप खुश रहिए। जय श्री राम।